वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज 21 का दम हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आए हैं। फिर से 21 सवाल क्या है एक बार जरा देख लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करूंगा उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम में हैं। यदि हीलियम, मीथेन और SO4 सल्फेट के गैसीय मिश्रण को एक महीन छिद्र से विसरित होने दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में निकलने वाली गैसों का मोलर अनुपात क्या होगा। ये सीधे सीधे ग्राहम्स लॉ, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर, द्रव की अवस्थाएं, और जो हेडिंग है जिसके ऊपर ये बेस्ड है वो ग्राहम्स लॉ है। तो उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो विसरित होने की जो दर की बात कही गई है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है हमें पता है उसके हिसाब से कि R1/R2 इज इक्वल टू होता है √M2/M1। मतलब जिस गैस का मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरित होने की दर उतनी ही कम होगी। तो इसमें हमें सिर्फ इनका मोलिकुलर मास निकाल लें तो उससे भी हम इनको सेट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो अनुपात पूछा है कि किस अनुपात में होंगी। तो फॉर्मूला आपके सामने है। जब आप निकालेंगे उस रेशियो को तो आपने देखना है कि इसमें जो R1, R2, R3 आएगा निकल के, उनमें से जो सबसे कम है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो बराबर आ जाएगा, वो बराबर आएगा, इक्वल आएगा, वो 4%, 4%, 4%। ठीक है, पहला सवाल किस पर बेस्ड था? ग्राहम्स लॉ, रेट ऑफ डिफ्यूजन। और मैं इसको मोस्टली हर उसमें लेता हूँ, घुमा फिरा करके पूछा जाता है। कई बार टाइम दे देते हैं, वॉल्यूम पूछ लेते हैं, कई बार वॉल्यूम दे करके टाइम पूछ लेते हैं इसी के अंदर। क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द गैस रिलीज इन ए गिवन टाइम। कोई गैस कितने टाइम में कितनी विसरित होती है, इसको रेट कहा जाता है। ऐसे ही R2 के लिए V2/T2, तो इस पर भी सवाल बनता है ये V1/T1 इंटू T2/V2। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं √M2/M1, ऐसे करके। तो सीधा सा सवाल है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, ये बेस्ड है 11th क्लास का ही सेकंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, और उसके अंदर एक टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। वो कहता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं, कि ऐसी कोई बॉडी नहीं है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो मूव कर रहा और मूव करते टाइम उसकी ठीक ठीक पोजीशन और ठीक ठीक वेलोसिटी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप निकाल सकें। सो देयर विल बी ए चेंज। उसके लिए एक रिलेशन अगर आपके याद हो, पढ़ा होगा आपने, वो है डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन H/4 तो यहाँ पर H प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.627 इंटू 10⁻⁻34। पाई, इसकी वैल्यू आपको पता है 22/7। डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन एंड डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। आप थोड़ा एक्सपेंड करके भी लिखना चाहें तो हम इसको लिख लेते हैं डेल्टा एक्स डॉट मास डॉट चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू H/4 कैलकुलेशन के लिए। अब एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं ठीक से, और क्या दिया है, क्या पूछा गया है। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 0.005% की यथार्थता के साथ 600 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी आपको उसका वेग दिया है कि वेग से गति कर रहा है। इसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी? इज आस्किंग अबाउट द डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पूछा गया है आपसे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, ये कांस्टेंट भी होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो आपको दिया है। डेल्टा वी दिया है, और चूंकि एग्जैक्ट वी तो नहीं है तो डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज। तो कितने परसेंट चेंजेस होता है? 0.005। फॉर्मूला आपके सामने है। जब सारी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो आंसर बनेगा आप कैलकुलेट करके देखिएगा एक बार, क्योंकि यहां अगर कैलकुलेट करने लगेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा।
सारी चीजें मैंने बता दी हैं, वैल्यू पुट करनी है आपको। मानस जैन जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? देन आपका आंसर आएगा सी आंसर आएगा। डेल्टा एक्स निकालना था, मास पता है हमें, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, अब वो आपको पता है 600 इंटू 0.005 अपॉन 100 इज इक्वल टू 6.627 10 की पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू ये था। अगला सवाल जो आज की 21 की सीरीज वाले सीरीज में मैंने लिया है, बेहद आसान सा है लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, फाइंड आउट द सेट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इनमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको बतानी है कौन से ऑप्शन के अंदर वो सेट दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। ऐसा सवाल कई बार पूछे जाते हैं ये। तो आपको पता है पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 19 होता है। 1 प्लस होने का मतलब हो गया 18 इलेक्ट्रॉन होना उसके अंदर। चूंकि इलेक्ट्रॉन घटाए बढ़ाए जा सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन प्रोटॉन नहीं घटा बढ़ा सकते, इसलिए परमाणु क्रमांक को हम प्रोटॉन से इंडिकेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी चेंज 18, क्लोरीन -1 17 प्लस 1 कितना हो गया 18, 20 में से 2 गए 18, स्कैंडियम 3 गए 18, बिल्कुल सही। और ये जवाब भी दिया है आपने मानस जैन जी ने, बहुत अच्छा, ए आपने ऑप्शन दिया है, वेरी गुड मानस। नेक्स्ट अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका डाइपोल मोमेंट अधिकतम है? इनमें से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है? डाइपोल मोमेंट आपने अगर एक चैप्टर पढ़ा हो केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध हिंदी में, रूबी तिवारी कैसे हैं बेटा, तो उसमें डाइपोल मोमेंट पर एक सवाल दिया है आपके इसमें कि NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है या NF3 का। डाइपोल मोमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। तो सवाल आता है कि भाई NH3 का ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? तो द्विध्रुव आघूर्ण वहां ज्यादा होता है जहां, जैसे नाइट्रोजन था, इसके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर जो 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं इसका कम हो जाएगा। वजह क्या है? चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन NH3 के केस में क्या है, नाइट्रोजन ही ज्यादा नेगेटिव है और वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही तरफ हो गया है, तो वहां 2 सेंटर क्लियर डेवलप हो जाएंगे, एक पर ज्यादा नेगेटिव और दूसरे पर पॉजिटिव। तो जहां नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो जाता है वहां डाइपोल मोमेंट बनता है। चूंकि डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू का मतलब है चार्ज और डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन देम। एक तो ये होता है। ऑर्गेनिक में इसका एक अलग सिस्टम है। ऑर्गेनिक में होता है जैसे आपने C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, या पैरामिथाइल टोलुइन इस तरीके से, इनमें 0 डाइपोल मोमेंट आ जाता है, इनमें 0 आ जाता है। लेकिन अगर मैं CH3 को हटा के यहां लगा देता हूं तो 0 नहीं आएगा। तो इसमें आपको देखना होता है, सेंट्रल मेटल जो है आपका नाइट्रोजन है तीनों में, और यहाँ M लिखा है, एक्चुअली ये NH3 ही था, ये NH3 था। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपकी NCERT से। C समझाया भी मैंने, NH3 और NF3 में, और बाकी तो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगला सवाल ले लेते हैं, 5वां। क्या कहा गया 5वें सवाल में और क्या है? निम्न में से किस में सबसे क्षीण CO आबंध है? मतलब सबसे वीक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इनमें से किस कंपाउंड के अंदर है? सबसे वीक बॉन्ड किस में है ये पूछा गया है। सबसे वीक बॉन्ड कैसे पता लगाएंगे? सबसे वीक बॉन्ड का आपको पता है कि बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उसकी कम ऊर्जा लगेगी। तो बॉन्ड एनर्जी को तो हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से, बंद कोटि के साथ सेट करके। चूंकि बंद कोटि जितनी ज्यादा होगी बंद ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ CO में देखें तो बंद कोटि 3 आता है, चूंकि C और O के बीच में 3 बॉन्ड बने होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे वाले में CO2 में बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर C और O का जो आता है वो 2 है, देखिए 2, और CO3 में सबसे कम होता है। यहाँ पर CO में 2 होगा
है ना, वहां रेजोनेंस की वजह से, और यहां सबसे कम होगा CO3 माइनस में, यहां 1.33 होगा। कैसे निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जा सकता है। CO3 माइनस ऐसे बन गया, और CH3COO के केस में देखिए इस तरीके से यहां, तो यहां ये इलेक्ट्रॉन इन दो के बीच में ट्रेवल करेगा, तो यहां जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका, देखिए 1 2 3 तो फिक्स है, 3 फिक्स है यहां पर, और यहां एक बॉन्ड फिक्स है, और जो ये तीसरा है पाई बॉन्ड, वो तीनों में सेट होगा तो 1.33, यानी कि सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो सबसे कम बॉन्ड ऊर्जा बंद ऊर्जा होगी और सबसे वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? एक तो तरीका आपका जो दिया हुआ था आपकी क्लास में, आपकी बुक के अंदर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बंधित इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अबंधित इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। छठा सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर, थर्मोडायनेमिक्स से है, H2SO4 की संभवन ऊष्मा का मान क्या होगा? संभवन मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, H2SO4 को बनाने में कितनी ऊर्जा लगेगी, इस सेट को देख करके जो डाटा आपको दिए हैं। 4 चीजें आपको दी हैं कि जब आप SO2 बना रहे हैं, जब SO3 बनता है, जब H2SO2 यहां पर SO4 बनता है, और इस तरीके से, तो अलग अलग केस में आपको सारा डाटा दिया हुआ है। पहले वाले में जब SO2 आपने बनाया तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, फिर SO3 से SO2 का निर्माण किया तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, जब SO3 से आपने H2SO4 बनाया तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, और अगर आप डायरेक्ट बनाते हैं H2 प्लस हाफ O2, इसको बैलेंस करना है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। इस डाटा को सेट करके बताना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 कितनी है, तो आपने इसको देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे गलत छपा हुआ है, H2SO4 नहीं है, ये H2O है। अब क्लियर हो गया होगा, ये H2O है, ये प्रिंटिंग एरर थी, यहां से मैंने इसको हटा दिया है। अब क्या करेंगे भाई, ये इक्वेशन देखिए, इसमें H2SO4 दिया हुआ है, तो ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। प्रोडक्ट दिया है -130.2, अच्छा सारी वैल्यू किलो में है ना, हाँ किलो जूल में है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू हमें चाहिए, प्रोडक्ट क्या है हमारा इस रिएक्शन में, H2SO4, इसी की वैल्यू तो चाहिए, माइनस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट है SO3 और H2O। SO3 यहां दिया हुआ है आपको और H2O यहां दिया हुआ है आपको, ठीक है। और SO3 बना है SO2 से, कैसे भी बना हो, डायरेक्ट बना हो या किसी और से, लेकिन जो उसकी एनर्जी है वो आपको दी हुई है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगाते हम। आपका जो आंसर आएगा इसमें ये आएगा B। कैलकुलेशन कर लेनी है अब आपको। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं आज का 7वां सवाल। आपको वैल्यू दी हुई है डेल्टा E इज इक्वल टू TdS माइनस P डेल्टा B और H इज इक्वल टू E प्लस PV। तो पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। आपको पता है ये कहां से आया, ये ऐसे लिख लेते हैं इसको, डेल्टा E इज इक्वल टू T डेल्टा S माइनस P डेल्टा B। एक्चुअली H इज इक्वल टू एंथैल्पी का जो फॉर्मूला वहां दिया हुआ है, H इज इक्वल टू डेल्टा E या डेल्टा U भी कई बार इसको लिखते हैं, और P डेल्टा V। P डेल्टा V होता है डेल्टा nRT। कुछ अच्छा फॉर्मूले बता देता हूं जो इसमें सेट होंगे। देखिए एक तो ये लिखा हुआ है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। डेल्टा E की वैल्यू ये उठा करके हमने यहां पुट कर दी, इसकी जगह आ गया T डेल्टा S माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V। यहां पहले से दिया हुआ, कट जाएगा, लेकिन कटने से पहले क्या करते हैं, इसको डेल्टा nRT में कन्वर्ट कर लेते हैं। चूंकि आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है आइडियल गैस के हिसाब से, डेल्टा H इज इक्वल टू हो गया है। ये डेरिवेशन है थर्मोडायनेमिक्स के, तो इनमें से पूछा गया है कि क्या सेट करें, इनमें से कौन सा टर्म ठीक होगा। इसको आप रट भी सकते हैं, ये जेई में पूछा जा चुका है, जेई मेंस में पूछा जा चुका है एक बार, और उससे पहले AI में कभी पूछा गया है इसको, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S प्लस V डेल्टा P।
डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है सी वी डी टी, कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है सी पी डी टी, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मेरी प्लीज वीडियो देख लीजिएगा थर्मोडायनेमिक्स पे, खूब सारी वीडियो है हिंदी माध्यम में, और सबसे ज्यादा जो व्यू है, सबसे ज्यादा व्यू जितनी भी वीडियो है लगभग 400 के आसपास, सबसे ज्यादा व्यू थर्मोडायनेमिक्स पर है। तो मैंने एक एक लाइन तसल्ली से पढ़ाई है उसकी हिंदी में लिख करके, तब हमारे पास इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी ऑफलाइन, तो हम उसको पेन से लिखते थे, ब्लैक पेन से, ग्रीन पेन से। प्लीज देखिएगा जरूर और इसको निकालिएगा। और एक ही बात, जिसमें प्रॉब्लम आती है, आप बाद में जब कैलकुलेशन करें आपसे नहीं होता है, देन यू कैन राइट योर कमेंट, आई एम फीलिंग प्रॉब्लम, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, इस चीज को जरा समझा दीजिए, तो अगली क्लास में फिर मैं उसको आसानी से आपको समझा दूंगा। यहाँ कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पर ये एरो है, एक रिएक्शन है NO प्लस हाफ O2 की NO2, इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, तो अगर मैं K1 लिखूं तो K1 ये बनेगा NO2 अपॉन NO एंड O2 की पावर हाफ, इस तरीके से लिख सकता हूं ना, इक्वेशन नंबर 1। ये दूसरी इक्वेशन है 2NO2, ये डिसोसिएट होता है 2NO प्लस हाफ O2 में, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K2 है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो K2 कैसे लिखूंगा मैं, K2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट NO का स्क्वायर O2 अपॉन NO2 का स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है K1 K2 में, कैसे निकालेंगे, इसमें NO2 ऊपर है, इसमें NO2 नीचे है, सॉरी हाँ दोनों में ऊपर है, यहाँ NO है, यहाँ O2 है, और यहाँ हमारा ऊपर है, जो चीज नीचे है वो ऊपर, ऊपर वाले नीचे। मैं क्या करता हूं, पहली इक्वेशन को उल्टा करके उसका स्क्वायर कर देता हूं, इक्वेशन 1 को उल्टा करके लिखता हूं, तो उल्टा करने पर ये ऐसे लिखा जाएगा, पूरे का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा, और इधर का टर्म क्या कन्वर्ट हो जाएगा NO, जब इसको उल्टा करके लिखा तो ऊपर चला गया ना, इसका भी स्क्वायर हो गया, और O2 का जब स्क्वायर किया तो इसका जो अंडर रूट था 1/2 था वो O2 में कन्वर्ट हो गया, और नीचे NO2 का स्क्वायर। आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड ये और ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हो गया K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 तो 1 ही रहेगा, K1 का स्क्वायर। यहां आप लिख सकते हैं K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट K2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कौन सा बन रहा है भाई, K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, स्क्वायर में दिया है रूट में नहीं, तो K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 का स्क्वायर, K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 का स्क्वायर, ये रहा, बड़ी आसानी से हो गया है आपका। अगला सवाल है भाई, PCl5 का वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी 104.16 है, परंतु 230 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसका वाष्प घनत्व घटकर 62 रह जाता है, 62 रह जाता है। इस तापमान पर PCl5 के वियोजन का प्रतिशत क्या है। वियोजन कैसे निकालते हैं, वियोजन स्थिरांक होता है, वियोजन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और मोस्टली में आपने देखा है जो रिलेशन एक बनता है Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, इस तरीके से बनता है, जहां पर C कंसेंट्रेशन होती थी, लेकिन यहां वो केस नहीं है, यहां प्रेशर वाला केस लगाना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे, PCl5 इसको डिसोसिएट, जब इसको हीट करते हैं हल्का सा, ये डिसोसिएट हो जाता है PCl3 में और Cl2 में, तो ये होता है, मान लिया कि ये 1 है, 1 माइनस अल्फा 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 इस तरीके से करके, और जब आप P लेते हैं, मान लिया प्रारंभिक जो प्रेशर है वो P इनिशियल है, P इनिशियल माइनस x x x, तो P टोटल कितना होता है, P टोटल निकाल देते हैं हम, P इनिशियल माइनस x प्लस x करके, और x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो परसेंटेज में ही आएगा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो टोटल दिया हुआ आपको PCl5 का इतना था, और घटने के बाद इतना रह गया है, वो भी आपको दिया है, x से तो x कट ही गया, तो P टोटल माइनस P इनिशियल दैट इज इक्वल टू x। टोटल दिया है, इनिशियल दिया है, घटा लेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा, और बड़े आसानी से जब आप कैलकुलेट करेंगे लगभग वो 68% के आसपास आएगा। ये 6.8 तो हो ही नहीं सकता, इतना कम आंसर आता ही नहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि 5% को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। कहीं पर अगर ऐसे लिखा है ना 1 माइनस अल्फा,
और अल्फा अगर 5% है या 5% से कम है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अगला जरा सवाल देखते हैं क्या है। ये है निम्न तत्वों की क्षारीय ऑक्साइडों का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी इनमें से किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर में होते हैं। ही इज आस्किंग अबाउट बेसिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर आपको सर्च करना है, मेटेलिक कैरेक्टर। और ये आप देखेंगे इसमें, अगर मैं देखूं एल्यूमिनियम का यहां पर देखते हैं कितना होता है भाई, +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम Na2O है +1 हो गया है, और इसका भी +1 है। लेकिन जो ऑक्साइड नेचर है ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में बढ़ती है, यानी कि Na2O से ये ऑक्साइड जैसे ज्यादा बेसिक होगा K2O, ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय कैरेक्टर बढ़ता है और दाएं से बाएं जाने पर वो घटता है। याद रखिए, ये घटता है, ये बढ़ता है, ये भी आप याद रखेंगे तो भी काम आपका हो जाएगा। क्षारीय कैरेक्टर मेटल की ऑक्साइड का दाएं से बाएं जाने पर पीरियोडिक टेबल के अंदर घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो अपने आप ही सेट हो गया है। तो ये सब उल्टे हैं, देखिए ये वाला सेट हो गया है 10 का A। ठीक है, अगला घटते आयनिक त्रिज्या के क्रम में लिखने पर ठीक होगा। इनमें आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस कौन से की है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और इधर सबसे छोटा। सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, ऑल स्पीसीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। और जब ऐसा होता है तो कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा हो जाता है। कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों की जल में विलेयता का सही क्रम है। एस ब्लॉक चैप्टर से लिया है। बेसिक जो यू कैन से एल्केलाइन अर्थ मेटल, यहां ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखें, इसका मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल, दिस इज ग्रुप सेकंड होता है। ये एल्केलाइन अर्थ मेटल, दैट इज ग्रुप सेकंड। इनके जो सल्फेट होते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, है ना, उनका जल में विलेयता का सही क्रम है। अब आपको बताना है कि जो उनके सल्फेट होते हैं ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में वो घटते हैं या बढ़ते हैं। जैसे ऊपर कौन होगा, बेरिलियम, है ना, ऐसे लिखा जाता है ना, बिटिया, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी, इस तरीके से होता है ना। मैग्नीशियम हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम हो गया है कैल्शियम सल्फेट, स्टोनशियम सल्फेट, इस तरीके से होता है। तो इसमें जो बैरियम है, चूंकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसके पास में d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते। इसको छोड़ दें अगर, तो बाकी में नीचे की तरफ आएंगे तो ऑर्डर उल्टा होता है। आप जरा डी ऑप्शन पर अगर ध्यान दें, सॉरी हाँ, सी ऑप्शन पर ध्यान दें, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम और बैरियम, बिटिया, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी, Ra तो रेडियो एक्टिव में चला जाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर सोल्युबिलिटी का जो ऑर्डर है वो घट जाता है। वाटर में सोल्युबिलिटी मतलब वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, और ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, वाटर में सोल्युबिलिटी कम हो जाती है सल्फेट की। तो वाटर में डिसॉल्व होने के लिए जरूरी होता है कि आयनिक कैरेक्टर उनके अंदर ज्यादा हो। नाउ BF4 माइनस की तुलना में BF3 में BF बंद की लंबाई कम है, इसकी क्या वजह है? BF3 में अनुनाद लेकिन BF4 में नहीं है, ये वजह नहीं है। BF4 में p पाई जो बॉन्डिंग होती है BF3 में नहीं होती, गलत बात। और BF3 में p पाई पश्च आबंध, लेकिन BF4 में नहीं, ये बात सही है। ये p पाई बॉन्डिंग एक होता है p पाई d तो होगा ही नहीं। d तो वहां होता है जहां पर आपका जो सेंट्रल मेटल है उसके पास d ऑर्बिटल हो,
और वो d ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं आपके सोडियम के बाद। चूंकि उसमें 3s1 लिखा जाता है तो 3p0 3d0 भी हम लिख सकते हैं, तो उससे नीचे तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है लास्ट वाला, और बी वाला उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसकी वजह से BF4 की तुलना में BF3 में जो BF बॉन्ड है उसकी लंबाई कम होती है। ठीक है भाई, याद कर लीजिएगा, कुछ चीजें हैं वो याद करने वाली हैं। बोरोन ट्राइहेलाइड्स BX3, X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। इनकी एसिडिटी ऑर्डर का सही क्रम बताना है, एसिडिटी ऑर्डर में इनको लगाना है। तो एसिडिटी ऑर्डर इनकी टॉप टू बॉटम बढ़ती है। BF3 इससे ज्यादा एसिडिक होगा, यहां लगा है BCl3, ये रहा BF3, BCl3, Br3, Bi3। प्लीज याद कर लीजिएगा इसको। ये उसकी तरह होता है जैसे HF, HCl, HBr, HI। चूंकि आयोडीन का साइज बड़ा हो गया, बॉन्ड इजिली डिसोसिएट हो जाएगा। वैसे ग्रुप 13 है तो लुईस एसिड होते हैं। ग्रुप 13 बोरोन हो या एल्यूमिनियम हो, दे मेक लुईस एसिड बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। 15वां क्वेश्चन, कार्बन यौगिक जिसमें नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों उपस्थित हैं, सोडियम निष्कर्षण में FeCl3 मिलाने पर, ये मिलाने पर है, मिलाने पर उत्पन्न लाल रंग का संकर यौगिक कौन सा होता है? तो ये होता है, ये बनता है, याद रखिएगा। इसमें फेरिफेरोसाइनाइट, आपका जो रेडिकल टेस्ट होता है, रेडिकल टेस्ट, और उधर ऑर्गेनिक में होते हैं सल्फर का, नाइट्रोजन का। चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसलिए हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं पहले। ये रहा, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, उनके जो आयन है, और इजीली हो जाता है उनका इन्वेस्टिगेशन करना। तो हैलोजन का टेस्ट करना हो, नाइट्रोजन का करना हो, सल्फर का करना हो, कार्बन और हाइड्रोजन का तो अलग हो जाता है टेस्ट, उसमें उसका कैरस मेथड से हो जाता है। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर हो जाता है, मिल्की कलर की वजह से कार्बन का आ जाता है, और ब्लू कलर से हाइड्रोजन टेस्ट हो जाता है। तो इसमें आपका जेल्डाल प्रोसेस नाइट्रोजन के लिए, एंड एक और होती है, ठीक है, तो वो उन्हीं में है। ये बी ऑप्शन होगा, याद रखना है, सवाल पूछा गया है पहले एज सच। निम्नलिखित कार्ब ऋणायनों पर विचार करना है, 3 दिए हुए हैं, और इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है? ऋणायन ये है, यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज दिख नहीं रहा है, इस पे लगाव नहीं है, क्लियर, यहाँ पर ऐसे है। तो इसमें आपको बता दूं कि जो ये NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, देखिए इतना तो, इतनी पिक्चर तो सेम है सब में, ये वाली पिक्चर तो सेम है, ये है ना। मेन क्या है, इसमें जोड़ दिया OCH3 और इसमें जोड़ दिया NO2। इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन एनायन को, यानी कि ऋणायन को स्टेबिलिटी देते हैं। कार्बन ऋणायन स्टेबल नहीं था क्योंकि उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। इसको ऐसा ग्रुप चाहिए इसके साथ जुड़ा हुआ, जिसे बेंजीन है, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन तीनों में चूंकि उसकी पोजीशन सेम है। यहां पर अगर मैं ऐसा ग्रुप जोड़ दूं जैसे CH3, ये हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इसकी बेसिसिटी को कम करेगा, सॉरी बेसिसिटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी कम करेगा। और हमने पूछा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी सेकंड वाले की, उसी से अपने आप आंसर बन गया। बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी सेकंड वाले की, क्योंकि NO2 ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और जो हाइड्रोकार्बन है एक्सेप्ट बेंजीन, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन टू एडजेसेंट कार्बन, और वो उसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और ये कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। नाउ योर नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड से इनकी एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, कौन सा ऑर्डर सही है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये आपने 12th में आपके दिया हुआ था। यहां से गायब है COH, इसमें से, हाँ इसमें से गायब है COOH, यहां से भी गायब है, टाइपिंग एरर हो जाती है, ये यहां से भी गायब है। आप देखें
इसमें सीधा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूं, ये देख लीजिए, आपको शायद पता भी होगा, नहीं तो देख लीजिए। जितने ज्यादा हाइड्रोकार्बन बढ़ते जाएंगे एसिडिटी कम होती चली जाएगी। जितने ज्यादा हाइड्रोकार्बन बढ़ेंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी कम होगी। तो इन तीनों में देखें तो ये ज्यादा एसिडिक, उससे कम ये, उससे कम ये। और अगर क्लोरीन मुझे अटैच करना है, क्लोरीन मैं यहां पास में लगाता हूं, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, वो इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। और अगर मैं क्लोरीन को यहां से हटाकर क्लोरीन को मैं यहां लगा दूं तो वो और कम इफेक्ट हो जाएगा उसका, यहां लगा दूं तो और कम हो जाएगा इफेक्ट। मतलब एसिड के पास में होने से Cl ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, जैसे इस केस में मुझे लग रहा है, हाँ यही है B। ये यहाँ ये COH इधर आ गया था, टाइपिंग एरर नहीं है, वो इधर आ गया था। यहां देखिए इस सब में बराबर हाइड्रोकार्बन है, COH के पास वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है Cl, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, वहां एसिडिटी बढ़ाएगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, और वो है क्या, जिस बच्चे की समझ में नहीं आ रहा हो बता देता हूं। आपने प्रेरणिक प्रभाव नहीं पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दो तरीके के ग्रुप होते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एडजेसेंट कार्बन को, बेंजीन को छोड़ करके। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और NO2, CnCO, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आते हैं। तो इनके लिए आपको मैं कहूंगा एक बार प्रेरणिक प्रभाव और उसकी एप्लीकेशन वो पढ़ लें। मेरी एक अलग से वीडियो है ऑर्गेनिक में ही, एसिडिटी ऑर्डर, हाउ टू डिसाइड द एसिडिक ऑर्डर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस नाम से, उसको एक बार देख लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके। अगला सवाल, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में ये लिखा है, यहां पर आप देख रहे हैं, मैं अंग्रेजी में बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अमीन ऑर्थो पैरा निर्देशित है। एनिलीन के नाइट्रीकरण में मेटा नाइट्रोएनिलीन की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, इसका क्या कारण है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, और इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी कि जो एनिलीन है, एनिलीन का ये होता है एनिलीन, इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन तो हम कर ही नहीं सकते। अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे और बहुत कम क्वांटिटी हो जाएगी। तो हम पहले इसका एसिटाइलेशन करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं एसिटिनिलाइड में, NHCOCH3। किससे करते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड डाल देंगे या एसिटाइल क्लोराइड, एंड देन वी प्रोसीड फॉर नाइट्रेशन बाय HNO3 concentrated. Then we get after hydrolysis ortho and para product. यहां तक बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल, जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसको उससे ये भी बनाया जा सकता है जो मैंने अभी आपको बताया है। एक बार इस सवाल पर पर्टिकुलरली सोच लेते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अमीन समूह ऑर्थो पैरा निर्देशित है, बिल्कुल है। एनिलीन के नाइट्रीकरण में मेटा नाइट्रोएनिलीन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, क्यों है? हाँ, अगर हम इसका नाइट्रेशन करते हैं HNO3 से तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट ये मिलता है, ये ऑर्थो भी मिलता है, पैरा भी, सबसे कम में मिलते हैं वो, लेकिन ये सबसे ज्यादा है। उसकी वजह है कि जो इसका NH2 ग्रुप है, जब इसका नाइट्रेशन आप करते हैं तो नाइट्रेशन होता है H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 डाला जाता है ऐसे, और जो ये NH2 ग्रुप है ये इस एसिड के साथ में साल्ट बना लेता है। इन दोनों की वजह से साल्ट बन जाता है, और साल्ट फॉर्मेशन की वजह से यहां पर मेटा निर्देशित हो जाता है। ये आपका सी ऑप्शन होगा। एक बार अगले सवाल पर देखते हैं। ये तो वही सवाल है जो अभी किया था हमने। अच्छा, वापिस हम जा रहे हैं। ओके 19। हाँ, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति में सिस्टमेटिकली लगाना है इनको। ये तो आपको याद होगा ना, जब IUPAC में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, तो पहले प्रियोरिटी किसको देते हैं? वो प्रियोरिटी ऑर्डर याद होगा ना? नहीं है तो वीडियो में जरा देख लीजिएगा। यहां पर
सबसे ज्यादा एसिडिक होता है COOH। अपने आप ये एक को देखते ही हो गया इनमें, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है COH और उसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले देखते हैं एसिड किधर से नजदीक है, काउंटिंग उधर से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में SO3H होता है और इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो एमाइड है और उसके बाद में एल्डिहाइड है। आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। 4 ऑप्शन का कंपैरिजन किया गया था। आसान सवाल था, लेकिन कई बार हम आसान को भी इग्नोर कर देते हैं कि इतनी आसान चीज थोड़ी पूछी जाएगी, लेकिन IUPAC तो इसके बिना होता ही नहीं है आपको। नेक्स्ट इज समावयवता का कौन सा युग्म एक साथ संभव नहीं है, यानी कि किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म, एक से ज्यादा समावयवता होती है, तो इनमें से कौन सा है जो एक साथ नहीं आ सकता। ये वलावयवता नहीं, ये चलावयवता लिखा है यहाँ पर। श्रृंखला तथा स्थान समावयवता, क्या ये एक साथ नहीं आ सकते। क्रियात्मक तथा स्थान समावयवता, क्या ये एक साथ नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। चलावयवता तथा क्रियात्मक समावयवता, ये एक साथ नहीं आ सकते। क्यों? देखिए, अगर कोई एक कंपाउंड मैंने ले लिया यहां पर CH2 CHO इस तरीके से करके, और मैं इसका कीटोन अगर बनाना चाहूं तो वो इसका आइसोमर हो जाएगा क्रियात्मक आइसोमर, क्रियात्मक समावयवी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका टोटोमेरिज्म करना चाहूं, इसका टोटोमेरिज्म CH3, चलावयवी क्या होगा इसका, चलावयवी इसका ये होगा, तो इसका संबंध नहीं बनता है, या इससे मैं इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता कीटोन में। अगर मैं इसकी जगह पर ये ले लूं, क्योंकि आइसोमर का तो समावयवी का मतलब यही होता है, ये नहीं तो चलो ये सही। तो ये दोनों हैं, ये दोनों या तो ये रहेंगे या फिर इस तरह की समावयवता होती है। उसके बाद 21वां ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑक्सीडेशन पर ब्यूट 1 आयन का होगा। मतलब ब्यूट 1 आयन हमने लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑक्सीमर्क्यूरेशन HgSO4 प्लस H2SO4। एक्चुअली इसमें है क्या, H2SO4 अपने आप में होता है 1%, जो चीज लिखी नहीं जाती कहीं, और ये होता है 20%। ऐसा भी आपने लिखा देखा होगा कई बार, H2 पॉजिटिव H1 पॉजिटिव। अल्टीमेटली इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इसका मतलब होता है, और ये कीटोन फॉर्मेशन करता है। मतलब ऑक्सीजन एक की तरफ जाएगा और हाइड्रोजन एक की तरफ जाएगा। उस हिसाब से देखें, ये रहा ब्यूट 1 आयन में CH3 CH2, जिस पर कम हाइड्रोजन है, देखिए इस पर कम हाइड्रोजन है, इसको ऑक्सीजन मिलता है, और जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है उसको H2 मिलता है, तो ये 3 हो जाएगा, ये होगा। ये आपका 11th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है ये वाला क्वेश्चन। फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।